नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। नगर पंचायत नंदानगर के कुंतीर लगाफाली वार्ड में बादल फटने जैसा मंजर देखने को मिला। भारी बारिश से मलबे में 6 भवन तबाह हुए हैं और इस हादसे में 5 लोग अभी फिलहाल लापता हैं और 2 को स्थानीय लोगों ने बचा लिया है। एसडीआरएफ की टीम नंदप्रयाग पहुंची। एनडीआरएफ भी गोचर से नंदप्रयाग के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि सीएमओ ने मौके पर मेडिकल टीम भेजी है और 3 एम्बुलेंस भी रवाना की गई। प्रशासन ने घटनास्थल पर राहत और रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज कर दिया है और हर पल की मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को राजभवन में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य पर आयोजित सहकारिता में सहकार कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में भारतीय सहकारी समिति लिमिटेड और साथ ही साथ उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ के मध्य समझौता ज्ञापन हुआ। इस समझौते ज्ञापन के माध्यम से न केवल बीज उत्पादन और वितरण के क्षेत्र के अंदर नई संभावनाएं खुलेंगी, बल्कि राज्य सहकारी समितियों और साथ ही साथ किसानों के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगा। वहीं दूसरा समझौता ज्ञापन राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति और उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ के बीच में हुआ, जो कि राज्य के एग्रीकल्चरल जो चीजें हैं उसकी सहकारी समिति और किसानों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन जैन ने बुधवार को सचिवालय में सीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक आयोजित की। इस बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिसंबर महीने और राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति की ये बैठक मार्च महीने में करवाई जाए, ताकि अप्रैल से जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम शुरू किया जा सके। वहीं मुख्य सचिव ने एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट द्वारा मालियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए स्किल इंडिया के एग्रीकल्चरल स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया को कोर्स और सिलेबस को ऑडिट कर इस डिप्लोमे कोर्स को महत्व बढ़ाया जाए, ये भी इस पर बल दिया गया, जोर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि मुख्य सचिव ने कहा कि जनपद अपने अपने क्षेत्र में फार्म मशीनरी बैंकों का मूल्यांकन करें। उन्होंने आगे कहा कि फार्म मशीनरी बैंकों के आने के बाद उत्पादकता में क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है, इसका आंकलन भी तैयार किया जाए। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एलयूसीसी चिट फंड कंपनी के द्वारा उत्तराखंड के निवासियों को 229 करोड़ रुपए का चूना लगाकर 2024 में फरार होने और अब तक एक कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई न किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए मामले में सीबीआई की जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। ये याचिका पहले भी लग चुकी थी। याचिका में जो एलयूसीसी कोऑपरेटिव मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो यहाँ पे एक तरीके से एक फ्रॉड करके करीब 230 करोड़ रुपए यहाँ के ग्रामीणों का, बेसिकली उनकी जो ब्रांचेस थी वो ग्रामीण एरिया में ज़्यादा थी। श्रीनगर, आपका देहरादून से ऊपर का जो क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, उन एरिया में उन लोगों ने एजेंट नियुक्त किए। उन एजेंट से उन्हीं का पैसा आरडी और एफडी के रूप में जमा करवाया और जब मैच्योरिटी देने का टाइम आया था, वो कंपनी ने अपनी ब्रांचेस बंद कर दी और अब वो यहाँ से बाहर हो चुके हैं। मतलब सुनने में आया है, इवन कोर्ट में भी ये चीज़ प्रस्तुत हुई है, जो उनका मेन अभियुक्त थे, जो मेन उनके डायरेक्टर थे, कोई समीर अग्रवाल करके, वो इवन सेंट क्रिस्टोफर करके किसी आइलैंड में इंडिया से बाहर जा चुके हैं। आज माननीय न्यायालय ने सीबीआई को जांच सौंप दी है और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर भी पारित करेंगे कि ये सीबीआई इसकी जांच करे और जल्द से जल्द लोगों का जो जमा पूर्ति है उनको लोगों को वो मिल सके और एटलीस्ट जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है वो आगे कैरी हो। पिथौरागढ़ की 6 साल की मासूम बेटी का अपहरण और फिर दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से बरी किए जाने के फैसले पर
लोगों के अंदर आक्रोश है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने भी इस फैसले की निंदा करते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कोई पैरवी नहीं की गई, साथ ही सरकार ने आरोपी को बचाने का काम किया है। चाहे बात करें अंकिता भंडारी केस की, तो उसमें भी सरकार द्वारा लचीली पैरवी की गई थी। भारतीय जनता पार्टी केवल महिला सम्मान की बात करती है। वास्तव में ये सब भारतीय जनता पार्टी का एक केवल दिखावा है। यदि सरकार नन्ही परही के मामले में सच में गंभीर है तो सुप्रीम कोर्ट को पूरे साक्ष्यों के साथ रिव्यू पिटीशन के साथ लेकर एक्यूरेट पिटीशन फाइल करने का काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा महज एक नारा है और आपने इसको देखा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस तरीके से सरकार ने जो है एक बहुत लचीली पैरवी करने का कार्य किया, यही वजह रही कि जिस व्यक्ति को फांसी की सजा मिलनी थी उसको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला। और यही नन्ही परी की बात आप कर रहे हैं, पिथौरागढ़ में जो एक बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ और वो एक मुहिम चल रही है, उसे एक मुहिम को चलाया जा रहा है। और बिल्कुल मैं उनके परिवारजन के इस आरोप से बिल्कुल अपने आप को संबद्ध करती हूँ कि सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर पैरवी नहीं हुई, क्योंकि सरकार चाहती थी कि जो मुल्जिम है वो बच जाए। यही वजह है कि उस छोटी सी बच्ची के साथ जो अन्याय करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो मुझे लगता है कि सरकार सिर्फ महिला सम्मान की बात करती है, महिलाओं का सम्मान करती नहीं है। सरकार के लिए आप देखिए, अनामिका शर्मा का एक उदाहरण आपके समक्ष है। भारतीय जनता पार्टी की महिला जिसने पद के लोभ में अपनी 13 साल की बच्ची को बलात्कारियों के सामने परोसने का कार्य किया है। ऐसी पार्टी के लोगों से और आप क्या उम्मीद करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए महिला सम्मान महज एक छलावा है, एक दिखावा है, एक जुमला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और सरकार अगर चाहती है तो रिव्यू पिटीशन फाइल करे, रिव्यू के बाद अगर नहीं मानती है सुप्रीम कोर्ट तो जो है क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करने का कार्य करे पूरे के पूरे साक्ष्यों के साथ। अगर आप महिलाओं के सम्मान के और बच्चियों के सम्मान में खड़े हैं जनता के साथ। तो अल्मोड़ा के कोरब के अंदर लगातार बिगड़ते हालात को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कांग्रेस और स्थानीय विधायक मनोज तिवारी पर सीधा हमला बोला है। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिल साइड ट्रीटमेंट के लिए 51 करोड़ और वॉली साइड ट्रीटमेंट के लिए 17 करोड़ की बड़ी राशि मंजूर की है, लेकिन कांग्रेस समर्थित विरोध और विधायक मनोज तिवारी ने धरना प्रदर्शन की वजह से काम अटक गया है। अजय टम्टा ने साफ कहा कि अगर कांग्रेस ने रोड़ा नहीं अटकाया तो फिर 15 सितंबर तक बाईपास तैयार हो चुका होता और अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत की जनता को भारी परेशानियों का सामना ना करना पड़ता। मंत्री ने मौजूदा हालात के लिए कांग्रेस और उनके जनप्रतिनिधियों को पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराया है। तो उसके लिए काम जैसे ही प्रारंभ किया तो मनोज तिवारी जी के द्वारा, विधायक जी के द्वारा धरना दे दिया गया। ये इसमें उनकी क्या साजिश थी वो मेरे समझ में नहीं आई और किसी की भी समझ में नहीं आई। उस काम को रुकवा दिया गया और वो काम जब आज वो हमारा काम 15 तारीख को हमारा पूरा हो जाना था, 15 सितंबर को वो रोड हमारा चल जाता। इसके अगर दोषी कोई है तो वो मनोज तिवारी उसके दोषी है। वो अगर काम चल जाता तो मेरे इस जो जॉन बार बार निकल रहा है उसमें भी हम ऊपर मशीनें चलाते, जो हमारे विशेषज्ञों के द्वारा जो ट्रीटमेंट करने की प्रक्रिया थी वो एक आराम से होती, उसमें ट्रैफिक नहीं चलता। और आज हम उतनी कठिनाइयों के बाद भी जब काम कर रहे हैं तो वो वहाँ अल्मोड़ा का और जगह का नैरेटिव गलत सेट कर रहे हैं। उसमें ट्रैफिक को भी चलाना, काम भी करना, ये कितने मुसीबत का काम है जो सब जानते हैं कि हमारा अगर दूसरा रोड बन गया होता, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत के लोगों को सुविधा भी होती। तो एक प्रकार से सोची समझी साजिश के तहत इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाने का काम यहाँ के विधायक और कुछ अराजक तत्व कर रहे हैं।
भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चे के बैनर तले किसानों ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हरिद्वार से दिल्ली तक पैदल विरोध यात्रा शुरू की है। हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर निकली इस यात्रा में बड़ी संख्या में नेता, खास तौर पर किसान नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। किसानों का कहना है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो संसद भवन पहुंचकर गंगा जल से राजनेताओं की बुद्धि को शुद्ध करेंगे। किसानों की प्रमुख मांगों में स्मार्ट मीटर ना लगाया जाए, गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाए, फसलों का भुगतान तुरंत किया जाए, आपदा से हुए नुकसान का मुआवजा तत्काल किसानों को मिले और हाईवे पर लगने वाले टोल टैक्स को समाप्त करने जैसी मांगें शामिल हैं। है ना, ये अमित कुमार, ये हमारे मंच के अध्यक्ष हैं। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद इरफान है। मैं उत्तराखंड में किसान सेना से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मामला ये है कि 22 संगठनों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अमित कुमार जी को अपना समर्थन देके उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है, 22 संगठनों का। और मैं यहाँ से जल लेके पद यात्रा कर रहे हैं, दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। आज हमारी मांग है, एक तो स्मार्ट मीटर जो लगाने जा रहे हैं वो बिल्कुल ना लगना चाहिए, क्योंकि किसान वैसे ही पहले से परेशान है और स्मार्ट मीटर लग के और ज्यादा परेशान हो जाएगा। दूसरी मांग ये है कि किसानों का जो गन्ने का रेट है वो 500 के पार होना चाहिए। तीसरी मांग ये है कि जो बिलों के जो हमारे गन्नों के भुगतान बाकी मिलों के ऊपर पड़े हुए हैं, जो 2018 और 19 के आज तक इकबालपुर वाले ने तो दिए ही नहीं। अब देखिए किसान परेशान होके कितनी परेशानी से मेहनत करके अपनी खेती को करता है और गन्ना उगाता है, और रात को ना सोता है, पानी देता है, ना उसे सांप का डर होता है, ना किसी चीज का डर होता है। अपने बच्चों से दूरी बना के इतनी मेहनत करने के बाद वो गन्ना उगाता है। और ये ठगी लोग जो मिल में बैठे हैं, मिल के ठग लोग ठगने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पेमेंट नहीं देते तो ठगने का काम हो गया ना। अब किसानों का 2018 और 19 का और 20 का इकबालपुर मिल ने आज तक भुगतान नहीं किया। ऐसे ही उन्होंने और जगह जैसे हमने चाहते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर किसान का जो भुगतान है वो अदा किया जाए। मेरा नाम चौधरी अमित कुमार है, मैं किसान सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारा एक मंच है किसान मजदूर मंच। उस मंच के तहत हम तकरीबन 22 संगठन है, सबकी बैठ के एक दिन मशवरा हुआ, सलाह ली गई और पता चला कि हम जो ये गन्ना बेल्ट है, गन्ना बेल्ट सबसे ज्यादा त्रस्त है सरकार की नीतियों से। नीति में अगर हम रेट की बात करें, भाव नहीं बढ़ते हमारे। अगर हम पैसों की बात करें, सालों साल बीत जाते हैं। अगर हम आपके उत्तराखंड की बात करें, इकबालपुर मिल का आप हालत देख लीजिए, वो किस लेवल पे गया हुआ है। इसके अलावा स्मार्ट मीटरों के ऊपर राड है हमारी। स्मार्ट मीटर लगाना तो चाह रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं। अगर इसके अलावा हम चलते हैं तो आप जो भी गाड़ी खरीदते हैं उसमें आपको रोड टैक्स पे करना होता है। जब हम रोड टैक्स भारत में चलने का पे कर चुके हैं तो हम टोल टैक्स क्यों पे करें? इन मुद्दों को लेकर बिजली के रेट कम होने पे, इसके अलावा जो किसानों के कृषि यंत्र हैं उन पे अब 18% जीएसटी लग रही है। किसानों के तो सारे जो भी उपकरण हैं वो टैक्स फ्री होने चाहिए। इन मांगों को लेकर ये यात्रा आगे जा रही है। साथ ही साथ पंजाब में जो बाढ़ आई है, पंजाब के साथ साथ हिमाचल का भी बहुत बुरा हाल है, उत्तराखंड का भी है, हमारे उत्तर प्रदेश का भी है, हरियाणा का भी कुछ हिस्सा खराब है। तो उन पे भी देखना चाहिए। सरकार दोहरी मानसिकता पे काम कर रही है। एक मानसिकता ये कहती है कि हम दे रहे हैं, लेकिन वो दे रही है खादर और बांगर के हिसाब से। बांगर वालों को देगी लेकिन खादर वालों को 1 रुपया नहीं देगी। अगर किसी के खसरा खतौनी में नाम है तो चाहे खादर हो चाहे बांगर हो, पैसा तो उसको मुआवजा देने चाहिए। और इसके अलावा हमारी एक मांग ये है कि उन्हें दोबारा स्थापित किया जाए। उनके अगर पशु मरे तो पशु दिलवाने का काम किया जाए, अगर घर टूट गया है तो घर बनवाने में काम करें, फसलों का मुआवजा दे और साथ में 5 लाख रुपए उनको 1 साल के जीवन भत्ता भी दिया जाए, जिससे वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा और अपने इलाजों का काम करवा सके। रणनीति तो हमारी तो सारी दुनिया को ही पता है। फिर हम पाकिस्तानी भी हो जाएंगे, हम खालिस्तानी भी हो जाएंगे, फिर हम दुश्मन भी हो जाएंगे, हम चाइना से आए हुए भी हो जाएंगे। हमारी नीति वही है, हम उसी नीतियों से काम करेंगे। सरकार से अपनी मांग मनवा के मानेंगे, क्योंकि ये हम यहाँ खेती कर रहे हैं, बीज बोते हैं और फसल उगाते हैं, किसी के फ्री में नहीं देने के काम करते हैं। 1-1 साल बाद पेमेंट सब मिलता है। आप ये बताइए, क्या इनके जितने सांसद है, नेता है, इनके सैलरी नहीं मिलती? 1 साल बाद दो ना इनकी सैलरी, पता चल जाएगा खर्चे कहाँ से आते हैं, सब बुद्धि आ जाएगी। हमारे पैसे को 1 साल में देंगे, लेकिन अपनी सैलरी और तनख्वाह लेने में, पेंशन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका जवाब वैसे ही दिया जाएगा। ये वीआईपी घाट हरिद्वार से शुरू हुई और संसद भवन तक जाएगी।
उनका विषय कुछ और था, हमारा विषय कुछ और है। हमारा विषय है गन्ने का रेट 500 पार होना चाहिए। जैसे सरकार कहती है 1 नेशन 1 पेंशन, 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो 1 नेशन 1 रेट क्यों नहीं हो सकता? गन्ने का रेट जैसे सब स्टेटों का होता है, हमारा भी वैसे ही रेट। चलिए, यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। तो चलिए, स्वागत है आप सबका। इस ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। रुद्रप्रयाग में निराश्रित गौवंश के संरक्षण को लेकर गौरक्षा विभाग लगातार सक्रिय है। एक जगह पर यहाँ पर गौसदन है, जहाँ पर कि गौसदन में बीमार और कमज़ोर गौवंश का उपचार किया गया, जहाँ पर पशुओं को टीक से राहत देने के लिए इंजेक्शन लगाए गए और साथ ही साथ खुरपक्का मुंह पक्का रोग से बचाव के लिए FMD वैक्सीन भी दी गई। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय प्रकाश के अनुसार गौसदन में करीब 50 निराश्रित गौवंश की देखरेख की जा रही है, जहां पर गौरक्षा विभाग और पशुपालन विभाग की टीम मिलकर उनके उपचार और उनकी सेवा में जुटे हुई है। नमस्कार, आज हम गौरक्षा विभाग ट्रस्ट के द्वारा पपड़ासू स्थित गौसदन में पहुंचे हैं, जिसमें यहाँ पहुंचने के बाद देखा गया कई गायों के ऊपर जो है वो एक्टोपैरासाइट एवं टिक्स की परेशानी है, जिसके लिए हमने इनका इलाज किया गया एवं इसको इंजेक्शन लगाए गए। इसके अलावा गायों में कमज़ोरी एवं अन्य इलाज भी किए गए। इसके अलावा दवाई वितरण की गई जिन गायों को ताकि गायों को भरण पोषण और उनका भरपूर मात्रा में इन्हें मिल सके। वहीं अनियंत्रित विकास और पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की वजह से प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं और मैदानी क्षेत्रों में सबसे अधिक पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की वजह से ही ये बदलाव देखने को मिल रहा है। कर्नल अजय कोठालिया ने कहा है कि खास तौर पर मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रदूषण करने वाली फैक्ट्रियों से निकलने वाला प्रदूषण पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके लिए कि ठोस रणनीति अपनाने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कर्नल कोठालिया ने कहा है कि बढ़ता प्रदूषण और अनियंत्रित विकास ही आज पर्यावरण में बड़ा बदलाव पैदा कर रहा है, जो पहाड़ों के लिए खतरा पैदा हो रहा है। यही वजह है कि आज इतनी बड़ी आपदाएं जनमानस को झेलनी पड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि जनता को इसके लिए जागरूक होना होगा। कर्नल ने कहा कि एक बेहतर प्लान बनाने की जरूरत है, जिससे कि इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटा जा सके और पर्यावरणीय संतुलन को बनाने की पहाड़ों पर खास तौर पर जरूरत है। मेरे को याद है, मैं अगर इस तरीके से बोलूँगा कि मेरे को याद है जब छोटा बच्चा था ना मैं, तो यहीं देहरादून में घूमते थे हम। तो यहाँ पे तो जब बरसात आती थी तो महीने भर तक लगातार बारिश चलती रहती थी और कहीं पे कोई असर नहीं होता था। उस बरसात में हमारी इच्छा होती थी तो हम छाता लेकर के निकलते थे, हमारी इच्छा होती तो नहर में कूद कूद के ना नहाते थे। अब क्या हो गया, हम ही लोगों ने कहीं ना कहीं धीरे धीरे समय में प्रकृति की ताकत के साथ में छेड़छाड़ करी। उसका असर तो जरूर दिखना शुरू हो गया है। आज हिमालय वैसे ही कमजोर पहाड़ हैं, इनको बोलते हैं यंग माउंटेन्स। दुनिया के जितने भी पहाड़ों की श्रृंखलाएं हैं उसमें हिमालय को ही यंग माउंटेन्स बोलते हैं। कहीं पे पहाड़ उठ रहे हैं, कहीं पे नीचे उठ रहे हैं। उसमें जब पानी का असर आता है तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति, पानी के असर से जो जमीन आपस में ढीली हो जाती है, उसका आज आपदा का बड़ा असर हर जगह दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये जो 20-25 साल 30 साल में जो हुआ है, मेरे ख्याल से आज की तारीख में, आज की तारीख मतलब 17 तारीख को डिस्कशन का मुद्दा यह होना चाहिए कि हम पहले तो ये जो डिजास्टर हमारे लगातार चल रहे हैं, रोज बादल फटना, पानी बढ़ना, जो भी कारण है, इनको हम कैसे एड्रेस करें पहले, और इसके बाद में फिर हम चलें कि ठीक है, जिसे बोलते हैं बैक टू बेसिक्स, कि 30 साल में जो नुकसान करें अब उसको वापस लाने में क्या कार्रवाई करी जाए। आज की तारीख में हमें ये समझना है, कोई भी आपदा आ रही है, पूरे हिमालय के अलग अलग इलाकों में, हमारे उत्तराखंड में रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। अगर हम रिसोर्सेज में बोलें, जो रिस्पॉन्डर होते हैं SDRF NDRF, अगर हम प्रशासन बोलें या हम जो लोकल लोग हैं, हमें इस टाइम पे कुछ ऐसे प्रकार करने चाहिए जो कुछ दिनों के बाद जब आपदा रुक जाती है तो आने वाले समय के लिए कैसे अच्छी हो सके। जैसे उदाहरण दूंगा कि सेलाकुई में नदी में बहुत ज़्यादा पानी का लेवल बढ़ा, चिंता होनी शुरू हुई। इस टाइम पे बाहर निकल करके हमें देखना चाहिए कि पानी का लेवल कहाँ तक बढ़ा, उस जगह की पैमाइशी होनी चाहिए प्रैक्टिकली, ताकि अगली बार जब हम तैयारी करें तो हमारे पास प्रैक्टिकल रियल एग्जाम्पल है कि इस लेवल तक का आज डिजास्टर का असर आ सकता है। अगर कहीं पहाड़ ऊपर से बार बार स्लाइड हो रहे हैं नीचे, तो हमें ये देखने की जरूरत है
कि नालों में हम एकदम से डिसीजन नहीं ले सकते कि यहाँ पे दोबारा से लोगों को पुनर्स्थापित नहीं करा जाएगा, लेकिन उन नालों में फर्स्ट ये जो होता है ना एनर्जी डेसिपिएटर्स, जैसे कोई स्कूल होता है, सड़क आती है उसके सामने, तो स्कूल के दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर बन जाते हैं। ऐसे जगह जगह पे स्पीड ब्रेकर बनाना, कहीं पे जो हमारी साइंस जो तरक्की है उसकी रिपोर्ट को लेना और उसके बाद में आगे लेकर के चलने की जरूरत है। पर यह जरूर है कि प्रकृति की ताकत के सामने इंसान कुछ नहीं है, प्रकृति को हमें रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन साथ में यह भी है कि हम हिमालय छोड़ के भी नहीं जा सकते, अपने क्षेत्र को छोड़ के भी नहीं जा सकते। हर किसी को अपनी अपनी इनपुट्स देनी है, वो इनपुट्स इस चीज़ को ध्यान में देते हुए देनी है कि पलायन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसमें ये हमारे पे और दबाव ना पड़े कि इसकी वजह से पलायन हो। हमारे बॉर्डर बहुत ज़्यादा मतलब सेंसिटिव है चाइना के साथ में, हम ऊपर के इलाकों को नहीं छोड़ सकते। अगर कहीं कोई मॉडल बन रहा है कामयाब 20-25 साल में पहाड़ में, जिसे फैक्ट्री बोलते हैं या रेवेन्यू जनरेशन का, उसे हम कैसे बरकरार रखें। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।